नमस्कार दोस्तों, हमने प्रीवियस क्लास में चैप्टर 2 हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड आधा कवर कर लिया था। तो आज हम उसके आगे का कवर करेंगे, यानी कि आज हम पूरा चैप्टर कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये पहले टॉपिक से, डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन इज द नेम गिवन टू द प्रोसेस इन विच द पीपल ग्रो प्लांट एंड लुक आफ्टर एनिमल्स। तो जो डोमेस्टिकेशन है वो एक तरीके का प्रोसेस है जिसके अंतर्गत लोग प्लांट्स को ग्रो करते हैं एंड लुक आफ्टर एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स की देख रेख करते हैं। अक्सर जो पौधे और जानवर हैं, यानी कि जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो लोगों द्वारा पोषित करे जाते हैं, वो वाइल्ड प्लांट और एनिमल से डिफरेंट होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि लोग पौधों और जानवरों को पालतू बनाने के लिए उनको सिलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे सिलेक्ट ओनली दोज प्लांट एंड एनिमल्स दैट आर नॉट प्रोन टू डिजीजेस, यानी कि जो बीमारियों से ग्रस्त नहीं होते, वो उन्हीं प्लांट्स और एनिमल्स का चयन करते हैं। दे ऑल्सो सिलेक्ट द प्लांट दैट्स यील्ड लार्ज साइज ग्रीन, और वो उन प्लांट्स को सिलेक्ट करते हैं जो लार्ज ग्रीन्स उन्हें प्रोवाइड करते हैं, एंड दैट हैव स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स एंड कैपेबल ऑफ बियरिंग वेट ऑफ राइप ग्रीन, यानी कि जिसमें मजबूत डंठल होती हैं और जो पक्के अनाज का वजन सहने में सक्षम होते हैं। And the seeds from the selected plant are preserved, sown to ensure that the new plant and seed will have the same qualities. और जो प्लांट के सीड्स हैं उनको प्रिजर्व करके बोया जाता है कि जो न्यू प्लांट है वो सेम क्वालिटी का हो। Amongst the animals, those relatively gentle are selected for breeding. वो एनिमल जो ह्यूमन के प्रति जेंटल होंगे तो उन्हीं एनिमल्स को सिलेक्ट किया जाता था ब्रीडिंग के लिए। As a result, gradually domesticated animal and plants become different from the wild animals and plants. जिसके फलस्वरूप धीरे धीरे जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल और प्लांट्स हैं वो वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट्स से अलग होते जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द टीथ एंड द हॉर्न्स ऑफ द वाइल्ड एनिमल आर यूजुअली मच लार्जर देन दोज ऑफ द डोमेस्टिकेटेड एनिमल। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, जो टीथ और हॉर्न्स होते हैं वाइल्ड एनिमल्स के, वो अक्सर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स के हॉर्न से या टीथ से लार्जर होते हैं। डोमेस्टिकेशन वॉज अ ग्रेजुअल प्रोसेस दैट टुक प्लेस इन द मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जो डोमेस्टिकेशन है वो एकदम से शुरू नहीं हुआ, वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है that gradually took place in the many parts of the world. It began about 12,000 year ago. आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि हमने जैसे पिछले लेक्चर में पढ़ा था जो 12,000 ईयर है वो कौन से पीरियड से रिलेटेड है, और यहीं पर से जो डोमेस्टिकेशन है वो धीरे धीरे स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। वर्चुअली ऑल प्लांट्स एंड द एनिमल्स प्रोड्यूस दैट वी यूज एज अ फूड टुडे इज अ रिजल्ट ऑफ डोमेस्टिकेशन। जो भी एनिमल और प्लांट प्रोड्यूस है जिन्हें हम आज यूज करते हैं एज अ फूड, वो डोमेस्टिकेशन का ही रिजल्ट है। Some of the earliest plants to be domesticated were wheat and barley. The earliest domesticated animal include sheep and goats. तो ये भी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। जो अर्लीस्ट प्लांट्स हैं जिन्हें ह्यूमन ने डोमेस्टिकेट करना शुरू किया था वो व्हीट और बार्ले हैं, और एनिमल्स में sheep और goats हैं जिन्हें ह्यूमंस ने डोमेस्टिकेट करना शुरू करा था। A new way of life. If you plant a seed, you will notice that it takes some time to grow. अगर आप कोई सीड है उसको अगर आप प्लांट करते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि वो एकदम से तो नहीं उगता, वो टाइम लेता है ग्रो होने में। दिस मे बी फॉर सेवरल डेज, वीक्स, मंथ्स एंड इन सम केस ऑफ ईयर्स। और कई बार ये उगने में कई दिन या कई वीक्स या कई मंथ और कई बार कई साल भी लगा देता है। When people began to growing plants, it meant that they had to stay in the same place for a long time, looking after the plants, watering, weeding, driving away animal and birds till the grain ripened, and then the grain had to be used carefully. तो जिससे एक बात समझ आती है, जब लोगों ने प्लांट उगाने शुरू करे तो उसका मतलब ये है कि प्लांट उगने में टाइम लगता है। ऐसा तो है नहीं कि आप आज बो दोगे और अगले दिन प्लांट उग जाएगा। तो प्लांट उगने में टाइम लेता था, जिसके कारण उन्हें एक ही जगह पर बहुत समय तक रुकना पड़ता था प्लांट की देख रेख करने के लिए, प्लांट को वाटरिंग देने के लिए, वीडिंग करने के लिए, और जो एनिमल्स और बर्ड्स हो गए जो फसल तबाह कर देते हैं उन्हें वहां से दूर रखने के लिए, जब तक फसल उग नहीं जाती, पक नहीं जाती। एंड देन द ग्रेन हैड टू बी यूज्ड वेरी केयरफुली। और उसके बाद भी जो ग्रेन्स हैं, अनाज है, उसे संभाल कर यूज करना पड़ता था। As grain had to be stored for both food and the seed, people had to think the way of storing it.
जो ग्रेन है उसे स्टोर करके रखा जाता था फॉर बोथ फूड एंड सीड। जो सीड और फूड दोनों पर्पस के लिए इनको संभाल के रखा जाता था। एज रिजल्ट जो ह्यूमंस हैं उन्होंने कई तरीके सोचे फॉर स्टोरिंग इट। इन मैनी एरिया दे बिगन मेकिंग लार्ज क्ले पॉट्स और वो बास्केट और डग पिट्स इनटू द ग्राउंड। तो उनको सोचना पड़ा, अब उनको कुछ आइडियाज आए कि वो कैसे स्टोर करके रख सकते हैं फूड या सीड को, जिसके लिए उन्होंने क्ले के लार्ज पॉट्स बनाए, वो बास्केट बनाए। वो बास्केट होते हैं जैसे आपने देखे होंगे, कोई लकड़ी की टोकरी सी रहती है, टोकरी टाइप, तो उन्होंने वो बनाए। और लार्ज पिट्स बनाए, जो अर्थ का सरफेस है उन्होंने वहां पर गड्ढा खोदकर उन्होंने अंडरग्राउंड पिट्स बनाए थे, जहां वो फूड को यानी कि ग्रेन को स्टोर करके रखते थे। स्टोरिंग एनिमल्स, एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली बिसाइड इफ दे आर लुक्ड आफ्टर केयरफुली। दे प्रोवाइडेड मिल्क विच इज इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फूड एंड मीट वेन एवर रिक्वायर्ड। तो जो एनिमल है वो नेचुरली मल्टीप्लाई होते हैं, उनकी ब्रीडिंग नेचुरली होती है। इसके अतिरिक्त अगर उनकी अच्छे से देखभाल की जाए तो उनसे हमें मिल्क भी प्राप्त होता है विच इज इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फूड एंड मीट। तो इन अदर वर्ड्स जो एनिमल्स हैं जिनका पालन पोषण किया जाता था उन्हें यूज भी किया जाता था एज अ स्टोर ऑफ फूड। फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर एंड हर्डर्स। टर्न टू मैप 2। तो यहाँ पर जिन जिन साइड्स पे आपको ब्लू स्क्वायर्स दिख रहे हैं, यहाँ पर जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वहाँ पे उन्होंने एविडेंसेस ढूंढे हैं फार्मर्स के और हर्डर्स के। जैसे बुरसाम हो गया, मेहरगढ़ हो गया, कोल्डिवा हो गया, मेहरगढ़ हो गया, चिरांद हो गया, दाउजली हेडिंग हो गया, और भी कई सारी साइट्स हैं जहाँ से आर्कियोलॉजिस्ट को एविडेंसेस प्राप्त होते हैं। जैसे यहाँ पर भी बोल रखा है, नोटिस अ नंबर ऑफ ब्लू स्क्वायर ईच मार्क्स अ साइट फ्रॉम वेयर आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंसेस ऑफ अर्ली फार्मर एंड हर्डर्स। दीज आर फाउंड ऑल ओवर द सबकॉन्टिनेंट, जिन्हें सबकॉन्टिनेंट पे हर जगह पाया जाता था। सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इन द नॉर्थ वेस्ट इन द प्रेजेंट डे कश्मीर, हमने ब्रुजाहोम देखा, एंड द ईस्ट एंड द साउथ इंडिया। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं जहाँ से हर्डर्स और फार्मर्स के एविडेंसेस प्राप्त होते हैं वो है नॉर्थ वेस्ट साइड को, जो प्रेजेंट डे कश्मीर है, एंड इन द ईस्ट एंड द साउथ इंडिया। To find out whether these sites were settlements of farmer and herders, scientists study the evidence of plant and animal bones। तो ये फाइंड करने के लिए कि जो इन साइट्स पे एविडेंसेस हमें मिलते हैं वो जो फार्मर्स और हर्डर्स की सेटलमेंट है उन्हें दर्शाते हैं। इसके लिए जो साइंटिस्ट हैं वो जो प्लांट और एनिमल बोन्स हैं उनके ऊपर स्टडी करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंड्स इंक्लूड द रिमेन्स ऑफ द बर्न्ड ग्रेन। और जो वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग एविडेंस है वो है रिमेन्स ऑफ द बर्न्ट ग्रेन, अर्थात जो भुने हुए ग्रेन्स हैं। हमने पढ़ा था जो भुने हुए ग्रेन्स हैं वो आज भी सरवाइव करते हैं, जिनसे हमें फार्मर्स के या उस टाइम पर जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होती थी उसके एविडेंसेस आज भी प्राप्त होते हैं। दिस में हैव बीन बर्न्ड एक्सीडेंटली और ऑन द पर्पस। और जो ये जले हैं वो एक्सीडेंटली भी जले हो सकते हैं या फॉर द पर्पस के लिए भी उन्हें जलाया हो सकता है। Scientists can identify these grains, and so we know that a number of crops were grown in the different part of subcontinent। तो जैसे कि साइंटिस्ट ने भी आइडेंटिफाई किया कि ये जो ग्रेन्स या क्रॉप्स हैं ये डिफरेंट पार्ट ऑफ सबकॉन्टिनेंट में उगाई जाती थी। दे कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई द बोन्स ऑफ द डिफरेंट एनिमल्स। Toward a settled life, archaeologists have found traces of huts or the houses in some of the sites. For instance, Burjahom in the present-day Kashmir. People built pit houses which were dug into the ground with steps leading into them। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने कई सारे ट्रेसेस फाउंड किए हैं ऑफ द हट्स एंड द हाउसेस एट सम साइट्स। फॉर इंस्टेंस बुरजाहोम जो प्रेजेंट डे कश्मीर है, पीपल यहाँ पर पिट्स हाउस में रहा करते थे। पिट हाउस यानी कि एक वो अर्थ है उसमें ऐसे करके एक गड्ढा खोद देंगे, इस तरीके के पिट हाउसेस में वो रहा करते थे। दिस में हैव प्रोवाइडेड शेल्टर इन द कोल्ड वेदर। और इस वजह से उन्हें वहां पर जो शेल्टर है वो कोल्ड वेदर में भी प्राप्त होता था, यानी कि कोल्ड वेदर में उन्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड कुकिंग हट्स बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द हट्स व्हिच सजेस्ट दैट डिपेंडिंग ऑन द वेदर पीपल कुड कुक फूड आइदर इंडोर और आउटडोर। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्हें जो कुकिंग हट्स हैं यानी कि जो भट्टी होती है, अगर आज भी आप गांव में जाके देखेंगे तो गांव में इस टाइम पे भट्टी होती है कई जगहों पर, वो भट्टी आर्कियोलॉजिस्ट को हट्स के इनसाइड भी और आउटसाइड भी मिलती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि जो लोग रहा करते थे उस टाइम पर इंडोर और आउटडोर
दोनों जगह वो खाना पकाया करते थे। स्टोन टूल हैव बीन फाउंड फ्रॉम मैनी साइट्स एज वेल। मैनी ऑफ दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर पैलियोलिथिक टूल्स एंड दैट इज वाई दे आर कॉल्ड नियोलिथिक। तो कई सारी साइट से जो स्टोन टूल्स हैं वो पाए गए हैं, और जो ये स्टोन टूल्स पाए गए हैं ये जो पैलियोलिथिक में जो स्टोन टूल्स थे उन स्टोन टूल्स से काफी हद तक अलग हैं, क्योंकि ये जो स्टोन टूल्स थे ये नियोलिथिक पीरियड के थे। These include the tools that were polished to give fine cutting edge and the mortars and pestles used for the grinding grain and other plant produce। और जो ये टूल्स हुआ करते थे ये पॉलिश्ड हुआ करते थे टू गिव फाइन कटिंग एज, एंड द मोटार एंड द पेस्टल यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स। और जो मोटार्स हैं यानी कि ओखली और मूसल ये ग्रेन्स को ग्राइंड करने के लिए यूज किए जाते थे, एंड अदर प्लांट प्रोड्यूस को भी। मोटार एंड पेस्टल्स आर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स इवन टुडे। इनको आज भी ग्रेन्स को ग्राइंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है several thousand years later। At the same time, tool of the Paleolithic type continue to be made and used, and remember the tools were also made of bones। अब Paleolithic types के जो tools थे वो अभी भी कुछ हद तक यूज में लाए जाते थे, अब bones tool भी बनाए जाते थे इस टाइम पर। These are the some stone tools, इनकी पिक्चर्स दे रखी है, इस तरीके के टूल्स हुआ करते थे। ये जो स्टोन है इसकी एज अगर आप देख रहे होंगे तो इसको शार्प कर रखा है, इससे साफ पता चलता है इसको किसी कटिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता था। और भी कई सारे तरीके के टूल्स दे रखे हैं। मैनी काइंड्स ऑफ द अर्थन पॉट्स हैव आल्सो बीन फाउंड। कई तरीके के जो अर्थन पॉट्स हैं वो भी पाए जाते हैं। दीज वर समटाइम डेकोरेटेड एंड वर यूज्ड फॉर स्टोरिंग थिंग्स। और ये जो अर्थन पॉट्स मिलते हैं ये कई बार डेकोरेटेड मिलते हैं जिन्हें कुछ चीजें स्टोर करने के लिए यूज में लाया जाता था। पीपल बिगिन यूजिंग द पॉट्स फॉर कुकिंग फूड, स्पेशली ग्रीन लाइक राइस, व्हीट and the lentils that now became an important part of the diet। तो ये जो पॉट्स हैं इन्हें खाना पकाने के यूज में भी लाया जाता था, जैसे कि राइस हो गया, व्हीट हो गया, लेंटिल्स हो गए, इन्हें पकाने के लिए यूज में लाया जाता था, जो कि आज भी हमारी डाइट का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। Beside they began weaving cloths using different kind of material, for example cotton that could not be grown। इसके अतिरिक्त जो क्लोथ्स हैं उनको भी उन्होंने सिलना शुरू कर दिया था using different kind of material, फॉर एग्जाम्पल कॉटन, जैसे कि कॉटन को यूज में लाया जाता था फॉर वीविंग क्लॉथ्स, और जो कॉटन है उसे उगाया जा सकता था। डिड थिंग्स चेंज एवरीवेयर एंड ऑल एट वंस। क्या हर जगह सब कुछ बदल चुका था एकदम से? नॉट क्वाइट। इन मैनी एरियाज मैन एंड वुमेन स्टिल कंटिन्यू टू हंट एंड गैदर फूड, and elsewhere people adopted farming and herding slowly over the several thousand years। तो जैसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि एकदम से सब कुछ बदल गया था, तो ऐसा नहीं हुआ था। कहीं कहीं पर चेंजेस आने शुरू हो गए थे, यानी कि कई ऐसे एरिया थे जहाँ पर फार्मिंग शुरू हो चुकी थी, पर कई ऐसी जगह भी थी जहाँ पर हंटिंग और गैदरिंग अब भी जारी थी। बिसाइड इन सम केसेस पीपल ट्राई टू कंबाइन दीज एक्टिविटीज डूइंग डिफरेंट थिंग्स ड्यूरिंग द डिफरेंट सीजन्स। इसके अतिरिक्त कुछ केसेस में लोगों ने ये जो एक्टिविटीज है इन्हें कंबाइन करा, यानी कि वो हंटिंग भी करते थे और फार्मिंग भी करते थे। कुछ हद तक वो फार्मिंग पे भी डिपेंडेंट रहते थे और कुछ हद तक वो हंटिंग गैदरिंग पे भी डिपेंडेंट रहते थे। एकदम से चेंज नहीं किया उन्होंने अपने में, और सीजन वाइज अलग अलग चीजें करते थे। अ क्लोजर लुक लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़। फाइंड द मेहरगढ़ ऑन मैप 2। तो हमें मेहरगढ़ ढूंढना था मैप पे, तो मेहरगढ़ यहाँ पर स्थित है इन द नॉर्थ वेस्ट। दिस साइड इज लोकेटेड इन फर्टाइल प्लेन नियर द बोलन पास which is one of the most important route into the Iran। तो जो मेहरगढ़ साइट है वो बहुत ही फर्टाइल प्लेन पर लोकेट करती है नियर द बोलन पास। बोलन पास which is a most important route into the Iran, जो ईरान जाने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रूट है। Mehergarh was probably one of the place where people learned to grow barley and wheat and rear sheep and goat for the first time in this area। तो शायद से जो मेहरगढ़ साइट है वो पहला ऐसा प्लेस है जहाँ पर लोगों ने बार्ले और वीट ग्रो करना सीखा था और शीप और गॉट्स को रियर करना स्टार्ट किया था फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस एरिया। इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेज दैट वी नो अबाउट। और ये अर्लीस्ट विलेजेस में से एक विलेज है। एट दिस साइड मैनी एनिमल बोन्स वर फाउंड। इस साइड पे कई सारे एनिमल्स की हमें बोन्स मिली। Bones of wild animals such as deer and pig and also bones of sheep and the goat were found। तो कई सारे वाइल्ड एनिमल्स हो गए जैसे डियर और पिग हो गए, और शिप और गॉट्स की भी हमें यहाँ पर बोन्स प्राप्त हुई हैं। अदर फाइंड एट मेहरगढ़ इंक्लूड द रिमेन्स ऑफ द
स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेस। तो जो मेहरगढ़ है वहां पर हमें कुछ रिमेन्स मिले स्क्वायर और रेक्टेंगुलर टाइप हाउसेस के। ईच हाउस हैड 4 and more compartments, some of which maybe have been used for storage। और जो हाउसेस थे उसमें कुछ इस तरीके के कंपार्टमेंट्स हुआ करते थे, 4 या 4 से अधिक, जिनमें से कुछ स्टोरेज के लिए भी यूज हुआ करते होंगे, ऐसा आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है। When people die, their relative and friends generally pay respect to them। और जब पीपल मर जाते थे तो उनके जो रिलेटिव्स हैं और जो उनके फ्रेंड्स हैं वो उन्हें रिस्पेक्ट पे करते थे। और कैसे पे करते थे अब आप पूछोगे, कुछ पैसे वैसे देते थे क्या? तो पैसे वैसे नहीं देते थे, बट पीपल लुक आफ्टर देम परहैप इन द बिलीव दैट देयर इज सम फॉर्म ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ। वो पे इस तरीके से करते थे क्योंकि उनका मानना था कि आफ्टर डेथ भी एक लाइफ होगी, जिसकी वजह से बुरियल इज वन ऑफ द सच अरेंजमेंट। सेवरल बुरियल साइट्स हैव बीन फाउंड एट मेहरगढ़। इन वन इंस्टेंस डेड पर्सन वाज बुरिड विद द गॉड्स व्हिच वर प्रोबेबली मीन टू सर्व एज अ फूड इन द नेक्स्ट वर्ल्ड। तो जो उनको पे करते थे वो इस तरीके से पे करते थे, उनके साथ वो उनकी जो एनिमल हो गया, जो उनके पेट हो गए, उन्हें जिन्हें वो डोमेस्टिकेट करा करते थे, उन्हें भी उनके साथ वो दफना देते थे। वो ऐसा उनका ऐसा मानना था कि ये उनके डेथ के बाद उनके ये चीज काम आएगी इन द नेक्स्ट वर्ल्ड। तो इस तरीके से जो वो अपने फ्रेंड हो गए, रिलेटिव्स हो गए, उनको ट्रिब्यूट पे करते थे। Cave painting in France। Find France in your atlas। The painting below is from the cave in the France। This site was discovered by the 4 school children more than 100 years ago। Painting like this were made between the 20,000 and 10,000 years ago। Many of these were of the animals such as wild horse, oryx, and elder wild form of cattle, bison, woolly rhinoceros, reindeer, bear, painted in the bright colors। These colors were made from the minerals like ochre, iron ore, and charcoal। It is possible that these paintings were done on the ceremonial occasions, or perhaps they were made for a special rituals performed by hunters before they went in search of prey। तो यहाँ पर आप ये पेंटिंग्स देख रहे हैं, तो जो 4 बच्चे हैं वो गए थे तो उन्हें ये मिला, तो ये अनुमान लगाया जाता है ये जो पेंटिंग है वो 20 से 10,000 साल के आसपास की है। और यहाँ पर जो पेंटिंग्स बनी हुई है वो हॉर्सेस की है और ऑरस की है। ऑरस कोई पुराना वाइल्ड कैटल हुआ करता था, और बाइसन हो गया, वुली राइनोसरस हो गया, रेनडियर हो गया, बियर्स हो गए। इनकी पेंटिंग ब्राइट कलर्स में प्राप्त होती है। और ये जो कलर्स हैं वो मिनरल्स जैसे कि ओच्र, आयरन ओर या चारकोल, इनसे बनते थे। इट इज पॉसिबल दैट दीज पेंटिंग्स वर डन ऑन सेरेमोनियल ओकेजन। और ऐसा माना जाता है ये जो पेंटिंग्स हैं सेरेमोनियल ओकेजन्स पे ड्रॉ करी जाती थी, या शायद कोई स्पेशल रिचुअल्स के लिए परफॉर्म बाय हंटर्स बिफोर दे वेंट फॉर द सर्च ऑफ प्रे। यानी कि वो इसकी पूजा करा करते थे शिकार पे जाने से पहले। A Neolithic site। Turkey। Find Turkey in your atlas। One of the most famous Neolithic site, Çatalhöyük, was found in Turkey। Several things were brought from the great distance। तो ये जो one of the most famous Neolithic sites है वो है Çatalhöyük, जो कि टर्की में है। और कई सारी जो वस्तुएं जिन्हें बहुत ही दूरी से लाया जाता था नियोलिथिक पीरियड में, जैसे कि हो गया फ्लिंट्स हो गया, इसको हम सीरिया से लाते थे। कॉरीज हो गया रेड सी से जो हमें प्राप्त होती थी। सेल्स हो गए जिन्हें मेडिटेरियन सी से हम इंपोर्ट किया करते थे यानी लाया करते थे। एंड यूज्ड इन द सेटलमेंट, और सेटलमेंट्स में यूज किया करते थे। रिमेंबर देयर वर नो कार्ट्स। Most of the things would have been carried on the backpack of animals such as cattle or by people। तो उस टाइम पे कोई कार्ट लोड्स नहीं हुआ करते थे, तो जो भी सामान है वो जो एनिमल्स हैं उनकी पीठ पर ढोया जाता था, या जो ह्यूमन है वो किसी प्रकार का कोई बैग कैरी करते थे जिसमें वो ये सामान ढोआ करते थे, क्योंकि उस टाइम किसी भी प्रकार का कोई कार्ट लोड मौजूद नहीं था। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको चैप्टर समझ आया हो तो आप वीडियो पे लाइक करना भूलिएगा मत, और जाने से पहले वीडियो पे लाइक और कमेंट और शेयर कर दीजिए ताकि हमें पता चले कि आपको वीडियो पसंद आई है। और आगे फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन जानने के लिए आप नीचे दिए गए बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि अगर फ्यूचर में कोई वीडियो आती है तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए, जब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं अगली क्लासेस में। तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक।